जब अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है, और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूँ। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए बात कह रहा हूं तो समझ में आ जाए, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है। दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान लगभग अमेरिका का बिकता है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, दोनों महाशक्तियां हैं। और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं उद्योग कितने बड़े रहे होंगे, व्यापार कैसा होता होगा। और जब उद्योग और व्यापार इतना बड़ा था कि 33% हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात तो वही देश किया करता है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं। कब? जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं। खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है, हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है, किसी देश का निर्यात कब होता है? जब उस देश की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए, तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 175 साल पहले तक हमारी ज़रूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे, और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। इसका माने हम उत्पादन करते होंगे, कुछ माल बनाते होंगे। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, पूरी दुनिया में। और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। दुनिया के विश्व के उत्पादन में 43% हम करते थे। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था। आमदनी भी हमको होती थी, निर्यात भी हम करते थे, उत्पादन भी होता था। और उत्पादन इतनी चीज़ों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी। 1-2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाज़ारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है। माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है। लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील। और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रहीं और उससे व्यापार करती रहीं। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहाँ का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150-200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था। 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था,
उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया। 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया। 3000 साल हमने औषधियां बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। ये जो अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी रहा ना टीवी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली, वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं तो जो भारतीय व्यक्ति उसने कहा गिने नहीं है क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के। इसलिए सारी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक से भरपूर देश रहा। ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा ये देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहां से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम वेंटिंग,
जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांव में होता था। गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने तो बड़ी मेहनत की है कि भारत के एक एक गांव में क्या क्या होता था उसकी सूची बनाई है। तो आप हैरान हो जाएंगे, एक एक गांव में 2-2 हजार से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती थी। गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर, तो ये तो उंगलियों पे गिने जाने वाले नाम है ना। ऐसी 2000 से ज्यादा वस्तुएं भारत के अधिकांश गांवों में पैदा हुआ करती थी। और गांव कितने थे इस देश में? लगभग 7,50,000 के आसपास गांव थे अंग्रेजों के आने के पहले। और इन गांव में उत्पादन की 2-2 हजार चीजें जब हुआ करती थी, उन्हीं चीजों से हमारे देश में उद्योग चला करते थे। आपको ये बात तो समझ में आती ही होगी, क्योंकि आप में से कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, कि मूल उत्पादन जो होता है, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र में कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिससे उद्योग चलते हैं, जैसे कपास का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको आधुनिक भाषा में हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट कपास। जैसे गेहूं का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। चने का उत्पादन मूल उत्पादन है। हमारे देश के गांव में मूल उत्पादन होने वाली 2000 से ज्यादा वस्तुएं थी। अब उनका संशोधन और प्रोसेसिंग करके शहरों में सामान जाने के लिए तैयार होता था। तो गांव में उत्पादन का बड़ा भारी तंत्र था। गांव में कपास से लेकर हर तरह की चीज पैदा होती थी। गांव में कपास होती थी, कपास का सूत बनता था, सूत का कपड़ा बनता था, कपड़ा बाजारों में बिकता था, शहर के बाजारों में बिकता था, यूरोप के बाजारों में बिकता था। इसी तरह गांव में रेशम होती थी, रेशम के उत्पादन से सूत बनता था, उस सूत से रेशमी कपड़ा बनता था, वो रेशमी कपड़ा दुनिया भर के बाजारों में बिका करता था। तो गांव की अर्थव्यवस्था को थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, संकेत में कह रहा हूं कि हर तरह की चीज गांव में पैदा होती थी। याद रखना आप, 2000 वस्तुएं भारत के गांव में थी, जिनमें 90 खनिज और अनाज का अगर गिनना शुरू करें तो सैकड़ों किस्म के अनाज, और उसके अलावा बनने वाला कपड़ा, बनने वाली रस्सी, बनने वाली सुतली, ये सब गांव में होता था। और ये सारा काम जो गांव में होता रहा, इसको करने के लिए लोग कौन थे? हमारे देश में कारीगर लोग हुआ करते हैं, वो गांव समाज के सबसे अभिन्न अंग थे। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गाँव में होते थे। सब गाँव में लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सुनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गांव में होते थे। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गांव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। और एक बात बताऊं कि भारत में अंग्रेजों ने बहुत अध्ययन किया है गांव की न्याय व्यवस्था पर और गांव की चिकित्सा व्यवस्था पर। तो पता चलता है कि भारत की सारी न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायत आधारित हुआ करती थी। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे। और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, 1 गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत। झगड़ा जितना बड़ा, पंचायत उतनी बड़ी।
ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा, पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी और उसमें सारे झगड़े, सारे फैसले हुआ करते थे। और महत्व की बात ये होती थी कि उन झगड़ों और फैसलों में वादी भी संतुष्ट होता था, प्रतिवादी भी संतुष्ट होता था, क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता था और वो धर्म की कसम खा के न्याय किया करता था। तो न्याय व्यवस्था में हम स्वावलंबी थे, उत्पादन में और उद्योग में हम स्वावलंबी थे, और इसी तरह से गांव की चिकित्सा व्यवस्था चला करती थी। लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना, किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतार कर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेकर 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की मां गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए, और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी। एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहाँ चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर, वो ये कि किसी को 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निःशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था? उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी उनके घर आता था कुछ ना कुछ लेके आता था, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही। और उसका कारण ये था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव-गांव में होती रहीं, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी। गाँव में लगभग हर गाँव में एक गुरुकुल था, कोई कोई गाँव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम 1 गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज़्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे और गुरुकुल 7,32,000 थे। माने एक आध कोई गांव को छोड़ दिया जाए
तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आज़ादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हज़ारों साल पहले से 7,32,000 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज़्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। 175 साल तक पहले का भारत इतना अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध, संपत्ति वाला, गांव-गांव स्वावलंबी, और 175 साल में इतना गड़बड़, इतना गिर गया। तो उसके गिरावट के पीछे का जो कारण है, वो कारण है अंग्रेजों के बनाए गए कानून और उनकी बनाई गई नीतियां। उन कानून और नीतियों के चलते हम नीचे तक गिर गए, गरीब, भुखमरी, बदहाली के शिकार हो गए। अब आता हूं आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसमें से सारे दुर्गुण निकलते। दुनिया के सारे समाजशास्त्री एक बात कहते हैं कि जिन देशों का स्वावलंबन चला जाता है उनकी आज़ादी कभी भी चली जाती है, और जिनकी आज़ादी चली जाती है उनका सब कुछ चला जाता है। उनकी समृद्धि चली जाती है, उनकी संपत्ति चली जाती है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनका चरित्र चला जाता है, उनके ज़िंदगी से हर चीज़ खत्म हो जाती है जिनकी आज़ादी चली जाती है। और आज़ादी जाने का एक सबसे बड़ा कारण है परावलंबन, स्वावलंबन का खत्म होना। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत की आज़ादी फिर चली जाए। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है, अब इसको ज़्यादा दिन झेलने की हमें ज़रूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी भी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गाँव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आज़ादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है। तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है। अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं। गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा।
अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। और ज़्यादा कठोर शब्दों में कहूँ तो इन सब कानूनों को आग लगा देनी पड़ेगी जिन कानूनों ने हमारे गाँव को परावलंबी बनाया। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे। यही भावना के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं। ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद।